हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल साइंस करियर लाइन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एनिमल हस्बेंड्री का जो हमारा मतलब क्लास नंबर सेकंड है, इसमें हम जानेंगे कि एनिमल हस्बेंड्री की कुछ हमने कल शब्दावलियाँ जान ली थी, यानी कि बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो आईसीआर एग्जाम हर बार पूछता है। ठीक है, एक सेकंड। तो उसके बारे में हम स्टार्ट करेंगे कि ये होता क्या है, और एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बेसिकली आज का हमारा जो क्लास रहने वाला है उसमें हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो जेईटी तो हर बार आपको पूछता है। सीयूटी में भी इससे काफ़ी क्वेश्चन आए हैं इस बार 2022 में, वो भी मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगा। उसके बाद में थोड़ा एनिमल हस्बेंड्री के जो एरिया होता है कि पशुओं के लिए कितना एरिया रखना चाहिए, खुले पशुओं के लिए कितने एरिया की ज़रूरत होती है, ठीक है, और जो पशुओं को बांध कर रखते हैं उनके लिए कितने एरिया की ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, उनके बारे में आज की हमारी क्लास रहने वाली है। तो करते हैं क्लास को स्टार्ट। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आप आईसीआर 2023 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अब से सपोर्ट स्टार्ट करो, क्योंकि अब रेगुलर क्लासें रखने के लिए भाई आपको सपोर्ट चाहिए। ठीक है, जब स्टूडेंट खुद भी एक्टिव नहीं है तो हम यहाँ आपकी क्लासें लेकर भी क्या करें। अगर आप एक्टिव हो, अपने दोस्तों को शेयर करो, तो यूट्यूब पर क्लासें लेने का भी मज़ा थोड़ा अलग है। ठीक है ना। तो कहते हैं ना, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं है, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं है, जब तक पत्थर पर ना पड़े हथौड़े की चोट तो वो भी भगवान ना है। ठीक है, तो भाई अगर आईसीआर 2023 क्रैक करना है तो अपनी मेहनत को लगातार बनाए रखें। ठीक है, और जो हमारे साथ जुड़े रहिए। हमें नोट्स के लिए हमने बोला था कि आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहाँ टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाओगे तो जो डेली पढ़ोगे वो पीडीएफ के रूप में आपको वहाँ नोट्स मिल जाएंगे। हालांकि आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके या फिर वीडियो को पॉज करके कैसे भी बनाना चाहते हो तो बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। हमारे आज का जो टॉपिक है वो है पशुधन की सामान्य शब्दावली। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में हम जानेंगे। एक सेकंड, देखो, सबसे पहले विशेषता मतलब पशु, जैसे भाई गायों का समूह होता है उनको क्या कहते हैं, भैंसों का समूह होता है उनको क्या कहते हैं, या फिर गायों का जो प्रौढ़ नर है उसको क्या कहते हैं, प्रौढ़ मादा उसको क्या कहते हैं, ठीक है ना, नवजात शिशु उसको क्या कहते हैं, या फिर उसके मांस को क्या कहते हैं, या फिर जो मतलब आपस में संभोग करते हैं उस क्रिया को क्या कहते हैं। ये सारी जितनी भी जो बेसिक चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सो आप आराम से समझना इस चीज़ों को, जो मैं अच्छे से आपके साथ में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हालांकि मेरे को विश्वास है कि जो कल मैंने आपको टर्मिनोलॉजी बताई थी, शब्दावली जो आपके सामने एक्सप्लेन की थी, उसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। सो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। हम उम्मीद करेंगे कि जल्दी से कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपके साथ में केमिस्ट्री और बायोलॉजी की भी क्लासें आए। बस उसके लिए आपका सपोर्ट जरूरी होना चाहिए। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो यार डेली क्लासें यूट्यूब पर लाना आप खुद ही समझते हो। ठीक है, आगे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। बाकी आपको कोई दिक्कत हो, किसी कैसे पढ़ना है उनके बारे में कोई किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट में रहिए। और जो भी आईसीआर 2023 की प्रिपरेशन कर रहा है उनके लिए हमारा अलग ग्रुप चल रहा है, तो वो हमसे कांटेक्ट करके उस ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाइए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत अच्छा करेंगे और 100% आपको सफल करने का इरादा लेकर आए हैं तो करके रहेंगे। सबसे पहले हमारे पास में देखो, गाय का जो समूह होता है उसको बोलते हैं हर्ड, भैंस का समूह होता है उसे भी बोलते हैं हर्ड या झुंड। ठीक है, अब भेड़ का जो समूह होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जेईटी में भी पूछा गया क्वेश्चन है। जो भेड़ का जो समूह होता है उसे बोलते हैं फ्लॉक। ठीक है, बकरी का जो समूह होता है, भेड़ और बकरी के समूह को फ्लॉक बोलते हैं। देखो, हर्ड को हिंदी में मतलब इंग्लिश में, सॉरी इंग्लिश वर्ड है हर्ड और हिंदी में इसको झुंड बोलते हैं। ठीक है, गायों और भैंसों का जो समूह होता है उसको क्या बोलते हैं आप, हर्ड बोलते हैं। और बकरियों का और भेड़ों का जो समूह है उसे आप बोलते हैं फ्लॉक। सुअर का जो समूह होता है ड्रॉव, उसे हालांकि नहीं पूछते हैं लेकिन आईसीआर कभी कभार थोड़ा डीप में जाता है तो वो भी आपको ध्यान में रखना। उसके बाद में मुर्गियों का जो समूह होता है उसे बोलते हैं फ्लॉक। और फिर वापस से घोड़े का समूह होता है उसे हर्ड बोलते हैं। घोड़े के लिए मैंने मोस्टली 3-4 अलग से लिखे हैं, क्योंकि इतना पूछता नहीं है, वेनेवर कंडीशंस ऐसी हो जाए, ताकि आपके पास में ये चीज़ें जरूर होनी चाहिए। अगला बात करता हूँ मैं कि प्रौढ़ नर, गाय का जो प्रौढ़ नर होता है उसे बूल बोलते हैं, भैंस का प्रौढ़ नर होता है उसे बूल बोलते हैं, भेड़ का जो प्रौढ़ नर होता है उसे रैम बोलते हैं, बकरी का जो प्रौढ़ नर होता है उसे बक बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, जेईटी में। अब सुअर का जो प्रौढ़ नर होता है उसे बोअर बोलते हैं, पोल्ट्री के जो प्रौढ़ नर होता है उसे कॉक बोलते हैं, और घोड़ा होता है उसे स्टेलिन बोलते हैं, प्रौढ़ मादा को
गाय होती है उसको कऊ कहते हैं, भैंस को बफेलो कहते हैं, भेड़ के ईव कहते हैं, और बकरी का जो होता है डोई कहते हैं, सुअर का सो कहते हैं, पोल्ट्री का हैन कहते हैं, और घोड़ा होता है ना, अब भाई प्रौढ़ मादा घोड़ी, मेयर मेयरिन घोड़ी होती है ना, ठीक है, तो उसके लिए टर्मोलॉजी ये यूज़ की गई। ओके डन। अब हम देखो अगली चीज है हमारे पास में कि वयस्क नर, उसे बुल कॉफ कहते हैं गाय के तो, और भैंस के को बफेलो कॉफ कहते हैं, ठीक है। वयस्क नर होता है जो भेड़ का, उसे नर लैम कहते हैं, और वयस्क नर होता है जो मादा का, सॉरी बकरी का, उसे नर कीड कहते हैं। अब बात करते हैं वयस्क नर जो सुअर का होता है उसे बोहरलिंग कहते हैं, जो पोल्ट्री यानी कि मुर्गी का जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बेसिकली कॉकरेल बोलते हैं। पोल्ट्री का वयस्क नर होता है उसे कॉकरेल बोलते हैं। ओके डन। अगली बात करते हैं हम वयस्क मादा के बारे में। वयस्क मादा होती है जो गाय की, उसे हीफरकॉफ कहते हैं। वयस्क मतलब यंग, अभी जो मतलब छोटी है और काम करने के लिए बहुत तेज तरार हो, उसके बारे में आप समझ सकते हैं। ओके डन। अब देखो वयस्क मादा हो गई, मादा भेड़ होती है उसे मादा लैम्ब कहते हैं, और वयस्क मादा जो बकरी होती है उसे मादा कीड कहते हैं, और सुअर को मादा फिगेल कहते हैं, और फिर पुल्लेट कहते हैं किसको, पोल्ट्री के वयस्क मादा को, ठीक है। अब बात करता हूँ कि गाय के नवजात शिशु को कॉफ कहते हैं, भैंस के बफेलो कॉफ कहते हैं, भेड़ के लैम्ब कहते हैं, बकरी को कीड कहते हैं, सुअर के पिगलेट, और पोल्ट्री का होता है उसे चिक कहते हैं। घोड़ा होता है, घोड़े का जो नवजात शिशु होता है या नवजात घोड़ा होता है उसे फिली बोलते हैं। ये टर्मिनोलॉजी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आईसीआर हर बार जेईटी में 100% यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो इनको थोड़ा आप अच्छे से पढ़ें, और आप एनिमल हस्बेंड्री पढ़ रहे हैं तो ये टर्मिनोलॉजी आपको आनी चाहिए। ओके डन। अब देखो अगला हम बात करते हैं उसके बारे में, वो होता है मांस। अब मांस के लिए गाय का जो मांस होता है उसे हम बोलते हैं बीफ, ठीक है। बछड़े का होता है उसे व्हील बोलते हैं। गाय के मांस को बीफ बोलते हैं, और बछड़े के, गाय का बछड़ा होता है उसका मांस यूज लेते हैं, उसे व्हील बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए जो पूछे गए मैंने थोड़े एडवांस लिखे, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आए गए हैं, ठीक है। भैंस का मांस होता है उसे बफन बोलते हैं, और भेड़ का मांस होता है उसे मटन बोलते हैं, बकरी के मांस को चेवन बोलते हैं, मुर्गी के मांस को पोर्क बोलते हैं, और सुअर के मांस को चिकन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो मैथुन क्रिया है, इसका हिंदी वर्ड भी मैं नीचे आपको बता दूंगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि गाय और भैंस की जो मैथुन क्रिया होती है उसे स्विंग कहते हैं। भेड़ की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भेड़ की मैथुन क्रिया टपिंग कहलाती है, बकरी की मैथुन क्रिया सर्विंग कहलाती है, ठीक है। मुर्गी की मैथुन क्रिया, सॉरी इसकी ये थोड़ा मिस्टेक कर दिया, क्योंकि चिकन होता है ना वो मुर्गी के मांस को कहते हैं, और पोर्क होता है वो सुअर को कहते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने ये नीचे पढ़ा तो इस टाइम थोड़ा ओके हो जाता है, कोई ना। चिकन कहते हैं ना, आप खुद को ही पता है कि जो मुर्गी का मांस यूज लेते हैं उसको चिकन कहते हैं, पता नहीं माइंड कहाँ चल रहा है। अब मैथुन क्रिया देखो, मैथुन क्रिया को वापस से देखते हैं। भैंस और गाय की मैथुन क्रिया को स्विंग कहते हैं, टपिंग कहते हैं। आपकी जो भेड़ की मैथुन क्रिया होती है स्विंग कहते हैं, जो बकरी की मैथुन क्रिया होती है सुअर को कपलिंग कहते हैं, बकरी सॉरी पोल्ट्री में होता है उसे सर्विंग कहते हैं। कवरिंग कहते हैं, घोड़ा मतलब घोड़ा होता है ना, उनकी मैथुन क्रिया कवरिंग कहलाती है। अब बच्चा देने की क्रिया कॉविंग, कॉविंग, लैम्बिंग, ये इंपॉर्टेंट है। किडिंग भी इंपॉर्टेंट है, बकरी की बच्चा देने की क्रिया किडिंग कहलाती है, ठीक है। अब ये आप हेचिंग कहते हैं मुर्गियों की, और फॉलिंग कहते हैं इसके घोड़े की क्रिया को, ठीक है। अब ये देख लो, बधियकृत नर को बुल बुल कहते हैं, विड्र कहते हैं, भेड़ के बधियकृत नर को बक कहते हैं, बकरी को बधियकृत नर को, ठीक है, स्टिंग या ओंग कहते हैं, उसके सुअर के बधियकृत नर को कैफन कहते हैं, इससे पोल्ट्री के बधियकृत नर को, ठीक है। ये बेसिक सी आपकी टर्मिनोलॉजी थी, वो इंपॉर्टेंट चीज़ थी, आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। मैं पहले बता रहा हूँ ये चीज़ें आपको 100% याद होनी चाहिए। ऐसी टेबल मैंने आपके लिए इसलिए तैयार की है क्योंकि आपको पढ़ने में इजी हो, सारी चीज़ें साथ पढ़ सकते हो। मैं वही अलग अलग बता सकता था, जब बकरी शुरू करवाता था तो ये चीज़ें आपको पढ़ा सकता था, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि जितनी भी बेसिक टर्मिनोलॉजी एनिमल हस्बेंड्री की है वो सबसे पहले आपकी कवर हो जाए। ओके डन। अब हम आगे चलते हैं, आगे थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से देख लेना। देखो गाय या भैंस की जो आवाज़ होती है ना, उन्हें बेलोइंग या रंबाना कहते हैं। मतलब ये गाय भैंस जो ज़ोर ज़ोर से भाई चीख मारती है ना, तो उससे क्या कहते हैं, रंबाना या बेलोइंग कहते हैं, ठीक है। सबके अलग अलग लैंग्वेज तो होती है, लेकिन जो हिंदी में कहते हैं उसे बेलोइंग या रंबाना कहते हैं। भैंस की जल में तैरने और किचन में लेटने की क्रिया वेलोइंग कहलाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है।
कि भैंस होती है ना भाई, जो ज़्यादातर जल में रहती है और तैरती बहुत ज़्यादा, पानी उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। आप कहीं बार कभी कभार देख लेना, क्योंकि कीचड़ वगैरह में क्या होती है, भैंसें बैठ जाती हैं, क्योंकि उनको मतलब उसकी आदत सी बन जाती है। तो उस प्रक्रिया को मोस्टली क्या कहते हैं, वेलोइंग कहते हैं, ठीक है। तो आगे देखो, जानवर के बारे में ध्यान रखना। संभोग की क्रिया मैंने आपको पहले ही बताया था, इनको मैं थोड़ा हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके साथ। मवेशी होते हैं उनको सेवित कहते हैं, बकरी के सेवित कहते हैं, भेड़ को बांधना कहते हैं, ठीक है। सुअर को युग्मन कहते हैं, घोड़ा को आच्छादन कहते हैं, ऊँट को लखना कहते हैं, लखना लखना, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ओके डन। अब मैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के साथ में आपके डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है आपकी, एक सेकेंड। अरे यार, स्लाइड को कर देता हूँ मैं थोड़ी सही, ठीक है। चलो अब देखो, ये मैंने आपके लिए एक चीज़ बनाई है, पूरी की पूरी टेबल तैयार की। इसमें आपको सबसे पहले तो देखना है कि यहाँ से कभी कभार क्या होता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और मोस्टली आपको याद रखना है कि मध्य चक्र और मतलब ये गर्भकाल की अवधि होती है ना, ये प्रजनन की आयु, ठीक है। प्रथम प्रजनन की आयु मैंने नीचे लिख दी है, गर्भकाल की आयु भी लिख दी है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी इस टेबल में आपको याद रहे या नहीं रहे, एक तो मुर्गी का टेम्परेचर याद कर लेना, बाकियों का याद रहे नहीं रहे। मुर्गी का जेईटी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। हालांकि आईसीआर आजकल हर लाइन से क्वेश्चन उठा रहे हैं, तो किसी के भरोसे ना रहे, क्योंकि आईसीआर यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। ओके, अब आपको करना क्या है, सबसे पहले ये टेबल अच्छे से बनानी है और उसको याद करना कैसे। देखो, आपको तापमान डिग्री सेल्सियस में भी याद होना चाहिए, फ़ारेनहाइट में भी याद होना चाहिए। ये टेम्परेचर कैसे निकालते हैं केमिस्ट्री में आपको ऑलरेडी बता दिया जाएगा, वरना हम वो एग्रोनॉमी स्टार्ट करेंगे, उसमें टेम्परेचर का कुछ थोड़ा आएगा ना, उसमें पूरा डिस्कस कर लेंगे। हालांकि इनके भी अलग अलग फार्मूले होते हैं, उनके हिसाब से निकलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो मैंने आपको डिग्री सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में दोनों में टेम्परेचर दे रखा है, गर्भकाल की आयु दे रखी है, ठीक है। प्यूबरिटी या ऋतु में जो चक्र होता है उनके बारे में भी यहाँ लिख रखा है, मध्य चक्र की अवधि भी लिख रखी है, मध्यकाल की अवधि भी लिख रखी है, नाड़ी गति भी मतलब रखी है, श्वास दर प्रति मिनट कितनी होती है वो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब आप खुद सोच लेना कि हर चीज़ आपको डिटेल में मिल रही है। अगर आप इंटरेस्टली पढ़ते हैं ना, तो 100% है कि यहाँ से चीज़ें आपको बहुत सारी आईसीआर एग्ज़ाम में मिलने वाली है। सो हमारा उद्देश्य था कि काफ़ी स्टूडेंट थे यार कि हमें क्लासों की नीड है, तो उनको लेकर हमने क्लासें स्टार्ट की है, लेकिन थोड़ा सपोर्ट मिले तो हमें भी इंटरेस्ट आए पढ़ाने के लिए। और केमिस्ट्री बायोलॉजी की क्लासें भी बहुत जल्दी से आपके साथ में स्टार्ट कर दी जाए, और कोशिश करेंगे कि अच्छा सपोर्ट रहा तो आपके साथ में लाइव भी मिलेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि गाय की जो मतलब डिग्री सेल्सियस में तापमान होता है वो होता है 38.5, और जो फ़ारेनहाइट में होता है 101.5, ठीक है। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो है कि गाय का गर्भकाल होता है वो होता है 282 दिन का। और जब गाय पहली बार बछड़ा पैदा करती है तो 36 से 40 माह का टाइम लेती है। लेकिन यहाँ से ध्यान रखना, जो ज़्यादातर विदेशी गायें होती हैं उनके कुछ ब्रीड्स ऐसी होती हैं, हाइब्रिड ब्रीड, संकर ब्रीड कहते हैं जिसे, जो क्या करती है 1.5 साल या 2 साल में भी बच्चा देने की प्रक्रिया स्टार्ट कर देती है। लेकिन मोस्टली गायें होती है वो 36 से 40 माह। ये आप चीज़ थोड़ी ध्यान में रख लेना या नोट डाउन कर लेना, क्योंकि संकर गायें हैं वो 18 माह की उम्र में प्रथम टाइम है वो बच्चा पैदा कर देती है। यानी कि भाई 1.5 साल की बछड़ी हो गई या 2 साल मान सकते हैं, 2 साल की जब बछड़ी होती है तो वो अपना अच्छा परिवार बनाने के लिए शुरू कर देते हैं। लेकिन बच्चे ऐसे नहीं करते हैं, हमारे वाले तो 2 साल के ऊपर खड़े होकर सीधे चल भी नहीं सकते, ठीक है। तो गायों का थोड़ा मामला अलग होता है। जब हम बच्चे से एक उस स्टेज में आए, जो ये गायें वैसे काम कर चुकी है, उस स्टेज में हम आते हैं ना, उस टाइम तक तो इनकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके हिसाब से होता है, थोड़ा सबका अलग अलग टाइम शेड्यूल होता है, ठीक है। अब देखो, आपको गर्भकाल सबका याद रखना है। देखो,
गाय का 282 दिन का होता है, भैंस का 310 दिन का होता है, गाय का मैंने आपको कल भी बताया था 270 से 280 दिन होता है, ठीक है। मान के चलो आप 282 दिन एडजेक्ट है, ठीक है। उसके बाद में भैंस का 310 है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बकरी का है 148 डे। ये बहुत कंफ्यूज करता है। ICR 2021 21 का क्वेश्चन है, 100% 21 का क्वेश्चन है। और ये चीज़ें अगर आपको याद है तो आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम को फाइट कर सकते हैं। इसलिए मैंने ये आपके लिए टेबल बनाई है और बोल रहा हूँ कि जो ये 2-3 मैं टेबलें पढ़ा रहा हूँ, पहले भाई बेसिक का मतलब क्या है, बेसिक चीज़ें जहाँ से आपको पता, भाई चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं वो तो अलग चीज़ होती है, चैप्टर तो हर कोई पढ़ के करता है, लेकिन हम एडवांस क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक चीज़ें हमारी क्लियर हैं तो हम भाई ऐसे क्वेश्चन स्टार्टिंग फेज में आएंगे तो हम आराम से कर लेंगे ना, तो हमारा आगे एनिमल हस्बेंड्री का पूरा पोर्शन है वो अच्छे से कवर अप हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम रहेगी नहीं, ठीक है। अब देखो नाड़ी गति के बारे में बात करता हूँ। ये नाड़ी गति भी आपको दे रखी है, 40 से 50 होती है गाय की। श्वास दर होती है गाय की होती है 20 से 25, भैंस की होती है 15 से 18, ठीक है। टेम्परेचर भी आप देख सकते हैं, सबका अलग अलग दे रखा है। थोड़ा ऊँट के बारे में देखो, मुर्गी के बारे में दे रखा। मुर्गी का टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। मुर्गी का टेम्परेचर होता है वो 41.7 डिग्री सेल्सियस में होता है, 107 फ़ारेनहाइट में होता है, ठीक है। अब बात ये है कि जब मुर्गी के अंडे से बच्चा बाहर निकलता है, उस टाइम चूजा बाहर निकलता है, उस टाइम 21 डेज का टाइम लगता है। ओके डन। घोड़ा होता है 340 दिन का होता है, 30 से 46 माह में वो प्रथम बार बच्चा देने के लिए अपनी स्टेज में आता है, ठीक है। 30 महीने से मतलब 2.5 साल से 3-3.5 साल तक, ठीक है। 12 चौक 48, 4 साल तक। तो फिर घोड़े के लिए ये जो अवधि वगैरह दे रखी है ना, इस टेबल को आप आराम से कवर अप करो। ये चीज़ें आपको ध्यान में रहनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर मुर्गी का याद कर लेना, बाकी मुर्गी की चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है। आई मीन ऊँट के बारे में देख लेना। टेम्परेचर ऊँट का टेम्परेचर होता है वो सुबह के टाइम में थोड़ा और होता है, दोपहर के टाइम में कुछ और होता है। यानी कि भाई एक तो शाम की 6 बजती है उस टाइम और होता है, एक सुबह की 6 बजती है। सुबह की 6 बजे ऊँट का टेम्परेचर शरीर का कम रहता है, लेकिन शाम के जब 6 बजते हैं उस टाइम ऊँट के शरीर का टेम्परेचर होता है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है। ओके डन। ये भेड़ के बारे में आप टेम्परेचर देख सकते हैं। भेड़ और बकरी के जो वो काल, ये समय दे रखा ना, ये गर्भकाल का समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्योंकि देखो बकरी, मोस्टली बकरी पहले यूज़ करते हैं तो 148 डेज, भेड़ का 150 डेज, बाकी सब ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बाकी ऊँट का होता है वो गर्भकाल का समय बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं नहीं मिलेगा। 390 से 410 दिन का होता है। इस बार मेरे को लग रहा है कि JET क्वेश्चन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं जब एग्ज़ाम नियर आएगा उस टाइम आपके साथ में पूरा डिस्कस करूँगा, अभी बताऊँगा नहीं कौन कौन से आएंगे, वरना आप छोड़ दोगे, ठीक है। बकरी का टेम्परेचर भी हो गया है, गर्भकाल देख सकते हैं 148 दिन मैंने बता दिया। 15 से 18 माह के जब ये छोटे बड़े ठीक है ना पशु होते हैं, उस टाइम क्या करते हैं, अपना पहला बच्चा दे देते हैं। हम भाई देखते हैं ना घेटिया वगैरह कितने जल्दी हो जाता है, बकरियाँ वगैरह जो मतलब बकरियों का भेड़ों का होता है, ठीक है। ये चीज़ें आप आराम से स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट डाउन करना, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ठीक। अब हम थोड़ा आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वो है, मैंने आपको पहले ही बताया था, एरिया को लेकर। विभिन्न पशुओं के आवास, आकार और स्थिति के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। ICR 2022 मैंने लगाया है क्योंकि उस टाइम पूछा था कि अगर एक सांड को खुला छोड़ दिया जाता है, स्टेटमेंट का क्वेश्चन था, ठीक है। मैं आपको पेपर भी सेंड कर दूंगा कि ICR में क्वेश्चन कैसे आते हैं। हालांकि मोस्टली मैं आपको बता देता हूँ कि ICR ने इस टाइम ये क्वेश्चन पूछा था ना, उस टाइम क्वेश्चन ये आया था कि एक स्टेटमेंट में दे रखा था कि अगर एक सांड को खुला छोड़ दिया जाता है तो उसके लिए पर्याप्त जो स्थान होता है वो 200 से 250 स्क्वायर फीट होता है। तो ये मतलब स्टेटमेंट था, एज ए करेक्ट था, ठीक है। उस टाइम 200 ही लिखा था उसने एडजेक्ट, ठीक है, लेकिन मैंने आपको लिखा था 200 से 250 पूछ सकता है। अब बात करते हैं 3 मई ये स्टार्ट से ही देखते हैं, ठीक है भाई। एक पहले बंद क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। गाय का जो बंद क्षेत्र होता है वो 3.5 मीटर स्क्वायर होता है। जो स्क्वायर फीट में बात करें तो 20 से 30 स्क्वायर फीट गाय का बंद क्षेत्र होता है। उसके बाद में भैंस की बात करूं तो भैंस को 4 मीटर स्क्वायर के बंद क्षेत्र की जरूरत होती है। 25 से 35 स्क्वायर फीट खुली ज़मीन की आवश्यकता होती है। गर्भित गाय यानी कि जब भाई गाय ब्याने वाली होती है तो उस टाइम क्या है, आप खुद भी देखते हो कि भाई एरिया थोड़ा लॉन्ग कर दिया जाता है, उस टाइम ज़्यादा एरिया की नीड होती है, ठीक है। तो उस टाइम बंद एरिया होता है वो 12.0 यानी कि 12 मीटर स्क्वायर, तो उसको
बंद स्थान चाहिए, ठीक है, 18 चाहिए खुला। लेकिन स्क्वायर फीट में बंद की बात करूं तो स्क्वायर फीट में आप निकाल भी सकते हैं 100 से 120 स्क्वायर फीट, ठीक है। सांड के लिए ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, सांड को बंद स्थान के लिए 12 मीटर स्क्वायर की ज़रूरत रहती है। और इसकी देखो आप बंद तो 120 से 140 ईपर होता है। ये बछड़ा होता है छोटा, इनके लिए 2 मीटर स्क्वायर की ज़मीन है, वो भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। स्क्वायर फीट में बात करूँ तो 15 से 20 स्क्वायर फीट की ज़मीन, और 3 महीने से भी छोटा अगर कोई बछड़ा है तो स्टॉक बोलते हैं उसे, 3 महीने से छोटे बछड़े को, उनके लिए 1 मीटर स्क्वायर की जगह भी फुल होती है। और उसके बाद में स्क्वायर फीट में बात करूँ तो 7 से 10 स्क्वायर फीट की में उसको नीड होती है। ओके डन। अब हम बात करेंगे खुला स्थान होता है, गाय को 7 मीटर स्क्वायर चाहिए। और स्क्वायर फीट की बात करूं मीटर स्क्वायर, और स्क्वायर फीट में 80 से 100, ठीक है। भैंस के लिए 8 मीटर स्क्वायर खुला स्थान चाहिए, 80 से 100 उसका बंद स्थान, सॉरी मतलब स्क्वायर फीट में चाहिए। गर्भित गाय के लिए 18 मीटर स्क्वायर उसको खुला स्थान चाहिए, और 180 से 200 स्क्वायर फीट की ज़मीन स्क्वायर फीट में आप बता सकते हैं। स्क्वायर फीट वाला आप थोड़ा ध्यान में रखना, सांड है 24 खुला स्थान चाहिए मीटर स्क्वायर में। और बात करूँ स्क्वायर फीट में तो स्क्वायर फीट में 200 से 250 स्क्वायर फीट ज़मीन की आवश्यकता होती है। ईपर के लिए 4 मीटर स्क्वायर खुला स्थान, लेकिन स्क्वायर फीट में बात करूं तो 50 से 60 होता है। उसके बाद में बात करूं मैं 3 महीने से वाई स्टॉक होता है उनके बारे में, तो 2 से 1.5 मीटर स्क्वायर खुला स्थान, लेकिन बात करूं स्क्वायर फीट में तो 25 से 40 स्क्वायर फीट की उसको जगह की नीड होती है। ओके डन। ये बेसिकली जो चीज़ें थी आपकी क्लियर हो गई है। अब मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं जो आईसीआर में या जेईटी में कभी कभार आपको मिल सकते हैं। हालांकि क्वेश्चन तो यहीं से पूछे जाते हैं, व्हेनेवर कंडीशंस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा। 5-10 मिनट में पूरी क्लास कर दूंगा, क्योंकि हमारा आधे घंटे का क्लास का टाइम रहता है, आधे घंटे से ज़्यादा ले नहीं सकते हैं, ठीक है। थोड़ा हमारा भी काम चल रहा है उसमें बिजी होने के कारण, ठीक है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कैसे भी करके आपके सामने एक बार प्रेजेंट हो और आपकी क्लासों को रेगुलरिटी में लेके आइए, ठीक है। अब ये चीज़ें हैं आपके सामने। वीर्य की निस्तारण क्षमता बहुत इंपॉर्टेंट, ICAR 2021 क्वेश्चंस नोट कर लेना। वीर्य निस्तारण क्षमता उस टाइम मैचिंग का क्वेश्चन दिया था, यानी कि भाई एक टाइम वीर्य निस्तारण मतलब सांड होता है, एक टाइम में कितना वीर्य का स्खलन करता है। नर बकरा होता है, मेढा बकरा, ठीक है, जो आप समझते ही हो, ठीक है। तो मेढा बोलते हैं उसे, नर बकरे को। वो 1 ml वो वीर्य का स्खलन करता है। सांड होता है वो 8 ml, ठीक है। कुत्ता 12 ml। सुअर ओ भाई 1 पाव। 250 ml बंदा वीर्य छोड़ता है, तो सोचो कि सुवर्णियों की लाइन कितनी लगती है। बंदे में पावर भी यहाँ इतना जनरेट कर रहा है, यहाँ से 250 ml दे रहा है, तो सुअरों की संख्या बढ़नी है ना। हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि सुअरों की संख्या क्यों बढ़ रही है, बंदा 250 ml उसमें कर रहा है ना एडजस्ट कैसे भी करके, ठीक है। तो 250 ml जब वीर्य एक साथ छोड़ेगा तो सुवर्णियों की लाइन तो लगनी है। फिर मानव होता है वो 3 से 3.5 ml करता है, ठीक है। और घोड़ा 70 ml करता है, लेकिन बच्चा 1 से 2 ही दे पाता है। हालांकि उनका थोड़ी बॉडी पर भी डिपेंड करता है, ठीक है, उनका पावर भी थोड़ा अधिक होता है, लेकिन सूरों के पावर की आप बात भी कुछ अलग है। ओके डन। अब वीर्य के कुछ टेस्ट होते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। बेसिकली मजाक है, ठीक है, कोई ना, चलता रहता है ऐसा। वीर्य का परीक्षण कैसे करते हैं उनके बारे में थोड़ी हम चर्चा करेंगे। कि एक तो होता है आपके पास में BBC टेस्ट, और एक होता है आपके पास में, थोड़ा ऊपर चला गया, दोनों को साथ में देखो, MBR टेस्ट, मिथाइल ब्लू रिडक्टेड टेस्ट। इनमें हम आराम से जानेंगे कि ये चीज़ें होती क्या है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि BBC टेस्ट का मतलब होता है बोरो मिथाइल ब्लू कॉस्टिलेज, ठीक है। यानी कि इसमें वीर्य के pH व शुद्धता का परीक्षण करते हैं। यानी कि वीर्य का pH कितना है, 6 है, वीर्य अम्लीय है या क्षारीय है, भाई चक्कर तो इसका क्या नहीं सकता, कुछ आप भी समझते हैं ना, ठीक है। तो इस चीज़ों का क्या होता है कि लैब में प्रैक्टिकल के दौर पर बताया जाता है इनका। अब आप भी सोचो, कभी pH बताइए, ये भाई अम्लीय होता है। कभी कभार क्या है, ऑफलाइन क्लासें होती है ना, तो इसमें स्टूडेंट पूछ लेते हैं कि सर ये कैसे हुआ कि अम्लीय है, तो आपने कब टेस्ट किया। अरे टेस्ट कोई नहीं करता है, ठीक है। ये लैब में क्या होता है आप खुद, अब 12th वाले तो ज़्यादातर समझते ही हैं, क्योंकि साइंस के स्टूडेंट होते हैं, तो लैब में ज़्यादातर प्रैक्टिकल का काम रहता है।
वरना आईसीआर में आ जाना, क्योंकि प्रैक्टिकल में कितना काम रहता है, या फील्ड में चले जाना, या फिर कभी लैब में चले जाना, सुबह से शाम तक कॉलेज में, फिर प्रैक्टिकल काम करना, कितना हार्डवर्क रहता है आप सबको पता है। फिर भी हम आपके साथ में कॉन्टेक्टली में आ रहे हैं, ठीक है। वीर्य का पीएच है वो 6.7 से 7.4 है, यानी कि बेसिकली नॉर्मल होता है, ना तो ज़्यादा एसिडिक होता है ना ही ज़्यादा बेसिक यानी सारी होता है, ठीक है। वीर्य का अपेक्षित घनत्व है वो 1.035 होता है। वीर्य का पीला रंग होता है वो राइबोफ्लेविन के कारण होता है। आप खुद को पता है कि वीर्य का रंग कैसा होता है, ठीक है। कारण क्या है उसका, वो कारण मैंने आपको बता दिया कि वीर्य का रंग होता है वो राइबोफ्लेविन के कारण थोड़ा पीले रंग का होता है, ज़्यादा पीला नहीं होता है लेकिन नॉर्मली पीले रंग का होता है, ठीक है। सर्वाधिक गुणवत्ता युक्त वीर्य होता है वो गाढ़ा क्रीमी, मतलब थोड़ा गाढ़ा खीर टाइप जो वीर्य, गाढ़ा जो अच्छा काम करता है, ठीक है। अब गाढ़ा क्रीमी वीर्य होता है, वैसे आप बायोलॉजी में थोड़ा ज़्यादा डीप में पढ़ोगे तो ऐसी चीज़ें मिल जाएगी कि कौन वीर्य कैसा होना चाहिए, कौन से वीर्य में पावर ज़्यादा होती है, बेसिकली ऐसी चीज़ें आप पढ़ोगे। हालांकि ये साइंस है तो इसको फनी भी में भी मत लेना, क्योंकि ये चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। तो आपको थोड़ा क्या है कि जो पतला वीर्य होता है वो उतना अच्छा नहीं माना जाता है एज़ कंपेरिजन, थोड़ा गाढ़ा वीर्य होता है ना वो अच्छा वीर्य माना जाता है। अब देखो भाई क्या होता है कि वीर्य में आपको कभी कभार गंध आने लग जाती है, ठीक है। तो उस गंध का कारण क्या है कि वर्षण होते हैं ना, वर्षण क्या होते हैं बायो में मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ाऊँगा, यहाँ पशुओं के बारे में इतना नहीं जानेंगे हम। बायो अगर आपका सपोर्ट रहा तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अब बायो में पूरी चीज़ें बताऊंगा कि वर्षण कैसे बनते हैं, वर्षण में एमीन्स कहाँ होते हैं। तो वर्षण में छोटे छोटे क्या होता है कि एमीन्स बनते हैं। हालांकि मैं थोड़ा पीपीटी के रूप में पढ़ा रहा हूँ तो हर चीज़ें यहाँ एक्सप्लेन कर नहीं सकता, थोड़ा बोर्ड होता तो अच्छे से कर देता, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि वर्षण आपने देखा होगा कि वर्षण होता है ना, उनमें छोटी छोटी लाइनों वगैरह देखने को मिलती है, वहाँ से एमीन्स निर्मित होते हैं, ठीक है। जो वर्षण से निर्मित होते हैं उनके कारण है वीर्य में गंध आती है। अगली बात करता हूँ मैं एमबीआर टेस्ट के बारे में, मिथाइल ब्लू रिडक्टेड टेस्ट। वो क्या होता है, वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या एवं गतिशीलता को, मतलब वीर्य में शुक्राणु कितने हैं भाई। अब भाई शुक्राणु होंगे वीर्य में तो भी आगे वो अंडाणु के साथ में मिलेंगे ना। भाई इंटैक्ट होने का कारण क्या है, वीर्य और शुक्राणु कैसे मिलेंगे जब उनके शुक्राणुओं की मतलब अंडाणु के साथ में अगर वीर्य मिलेगा भाई तो उसमें शुक्राणु होंगे तो भी अगला बच्चा देगा। शुक्राणु के बिना तो काम आएगा नहीं ना, पानी से कोई बच्चा पैदा थोड़ी होता है, बच्चा तो शुक्राणु से पैदा होता है ना। वही चीज़ है कि वो कितनी गतिशीलता है, आगे बायो में पढ़ोगी आप कौन सी गतिशीलता वाले वीर्य अच्छा माना जाता है, कौन सी कितनी गतिशीलता होनी चाहिए, ठीक है। अब बेसिक आगे बात करता हूँ वीर्य के तनुकरण हेतु अंडे की जर्दी यॉक मतलब एग यॉक क्रिएटेड का उपयोग किया जाता है, या फिर आप इसे एग यॉक सेल्फ भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें बेसिक थी जो आपने पढ़ ली है। अब मैं बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस गर्भकाल से लेकर या फिर इस वीडियो के से भी आप समझो उनसे लेकर उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ। ये कुछ न यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मध्यकाल की पहचान हेतु टीचर बुल का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको कल भी बता दिया था। पशुओं को गर्भित करने का उपयुक्त समय मध्यकाल का अंतिम समय। देखो मैंने आपको अभी टाइम बताया था कि 18 घंटे मध्यकाल का समय होता है। गाय भैंस का 18, किसी का थोड़ा ज़्यादा होता 24 घंटे तक, 18 से 24 घंटे आप मान सकते हैं। तब मतलब आज गाय को आपको पता चला कि आज गाय को संभोग की इच्छा हो रही है यार, संभोग करवाना चाहिए। तो जब वो संभोग की स्थिति में आए तो 24 घंटे बाद अगर आप संभोग करवाए ना तो वो टाइम अच्छा रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर फेलियर के चांस नहीं बनते, ठीक है। तो पशुओं को गर्भित करवाने का सबसे उपयुक्त समय होता है लास्ट का टाइम, यानी कि भाई 24 घंटे होता है तो आप 22-23 घंटे होने पर उसका टीका वगैरह जो फिर या फिर सांड के साथ में कैसे भी इंडेक्ट करवाना चाहते हो तो उनसे करवा सकते हैं। मध्य चक्र की अंतिम जो अवस्था होती है उसे डाइएस्ट्रस अवस्था भी बोलते हैं। विश्व में कृत्रिम गर्भाधान की शुरुआत लाफार्ज लियोनार्दो द्वारा 1777 में किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि विश्व में कृत्रिम गर्भाधान की शुरुआत लाफार्ज लियोनार्दो द्वारा
1777 में किया गया। ठीक है, भारत में कृत्रिम गर्भाधान प्रथम बार डॉक्टर संपत कुमार द्वारा 1943 में किया गया। ये इंडिया का अलग है, वर्ल्ड का अलग है, दोनों चीज़ें ध्यान रखना। वर्ल्ड में तो 1777 में किया था गर्भाधान, कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल गर्भाधान की शुरुआत की गई थी, और भारत में आर्टिफिशियल गर्भाधान की शुरुआत सबसे पहले डॉक्टर संपत कुमार द्वारा कब की गई? 1943 में। ठीक है, तो कितना अंतर के बाद में की गई है। ठीक है, आप देख सकते हैं। वैसे हमारी इंडिया पीछे ही है, क्योंकि आज़ाद होने के बाद में, ये आज़ाद होने से पहले का काम हो गया था। आज़ाद होने के बाद में तो हमारे वालों ने एक काम जरूर किया है कि जनसंख्या बढ़ाओ, जितना हो सके जनसंख्या बढ़ाओ। बाकी हमारे ज़्यादा काम है नहीं। लाफार्ज, लियोनार्दो और संपत कुमार नाम में से भी देखना, हालांकि काम तो इंडिया वाले कर देते हैं लेकिन थोड़ा लेट करते हैं। बाकी हम इंडियन किसी से कम नहीं है। थोड़ा फोकस क्या है, ज़्यादा जनसंख्या बढ़ाने पर है, वो आप खुद समझ रहे हैं, ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। भारत में आर्टिफिशियल गर्भाधान इलाहाबाद कृषि संस्थान यूपी में है, इलाहाबाद। ठीक है, वहाँ पर क्या किया गया था? प्रथम बुल कॉफ, जिसे काल्प नाम दिया था, वो विकसित किया गया था। बच्चे का नाम प्रथम। अब देखो, प्रथम बच्चा पैदा किया था आर्टिफिशियल विधि द्वारा, और उस बच्चे का नाम भी प्रथम रख दिया। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। कहाँ किया गया था? 1943 में, इलाहाबाद, जो कहाँ पर स्थित है? यूपी में स्थित है। प्रयागराज, जो आपने नाम सुना होगा मोस्टली। ठीक है, ये चीज याद रखना कि प्रथम जो बच्चा था उसका नाम क्या था? प्रथम था। कृत्रिम योनि में वीर्य संग्रहण की सबसे उपयुक्त विधि तथा इसका उपयुक्त तापमान। कृत्रिम योनि वीर्य संग्रहण की सबसे उपयुक्त विधि है। कृत्रिम योनि का मतलब क्या है कि सांड के साथ में गाय का वीर्य अच्छे से उस मिल नहीं सकता, इसलिए कृत्रिम योनि वीर्य मतलब सीधा वीर्य निकाला हुआ पहले एडजस्ट क्या करते हैं, संग्रहालय में कर दिया जाता है। -196 डिग्री के तापमान पर उसको संग्रहित कर लिया जाता है। उसके बाद में उनके अलग अलग जो ब्रीड्स होती हैं उनके हिसाब से उनमें इंजेक्ट कर लिया जाता है, और फिर सीधे उस योनि में इंजेक्ट कर दिया जाता है, ताकि वो अंडाणु के साथ में आराम से मिल जाए और एक नया सा गज्जू सा बच्चा पैदा कर दे। ठीक है, तथा उपयुक्त ये टेम्परेचर याद रखना कि गाय के लिए जो कृत्रिम योनि का तापमान होता है वो 39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सॉरी, भैंस के लिए, और गाय के लिए होता है वो 41 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। फ़ारेनहाइट में बात करूं तो मैं 102 से 106 तक होता है। क्लियर है? अब बात करूं आगे की कृत्रिम गर्भाधान की सबसे उपयुक्त विधि गुदा योनि विधि, जिसे रेक्टोवेजाइनल विधि बोलते हैं। ठीक है, वेजाइनल सेपुकुलम विधि होती है जो भेड़ बकरी में। देखो, रेक्टोवेजाइनल विधि होती है वो गाय और भैंस में यूज ली जाती है। वेजाइनल सेपुकुलम विधि, यहाँ इस पे मतलब सेपुकुलम विधि होती है वो भेड़ व बकरी में यूज ली जाती है। ओके, डन। कृत्रिम योनि द्वारा वीर्य एकत्रित करने के लिए 45 डिग्री का एंगल होना कंपलसरी है। मतलब आर्टिफिशियल वेजाइना में जब आप वीर्य को इंजेक्ट करोगे उस टाइम उनका एंगल है वो 45 डिग्री का होना कंपलसरी होता है। ठीक है, अब मैंने पहले ही आपको बताया था कि वीर्य संग्रहण तरल नाइट्रोजन में 196 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस में किया जाता है, जिसे क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं, जो हम आगे बायोलॉजी में भी पढ़ेंगे। ओके, डन। ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। 2-3 चीज़ें और बता देता हूँ। सीमन के तनुकरण में अंडे का पीत, एग यॉर्क। ठीक है, एग यॉर्क। फ्रक्टोज में ग्लिसरॉल काम लेते हैं। सामान्य गर्भाधान में 1 ml या 1 सेंटी मतलब 1 मीटर स्क्वायर, सॉरी यार, मिलीमीटर में लेते हैं। मतलब गर्भाधान करते हैं 1 ml उसका क्या करते हैं, वीर्य को यूज लेते हैं। प्राकृतिक विधि द्वारा एक सांड से 100 गायों तथा कृत्रिम विधि द्वारा 1000 गायों को गर्भित करवाया जाता। अब यहाँ से आप रेशियो को समझ सकते हैं। 1 सेकंड रुको यार, गर्दन पेन करने लगे, आधा घंटा हो गया लगातार बोलते हुए। ठीक है, पानी की बोतल भी पास नहीं है। प्राकृतिक विधि द्वारा एक सांड से 100 गायें तथा कृत्रिम विधि द्वारा 1000 गायें। अब खुद सोचो कि आर्टिफिशियल विधि से वीर्य को कितना बचाया जा सकता है। एक टिक्का मतलब एक सांड से अगर वीर्य इंजेक्ट किया तो 1000 गायों को वो निपटा सकता है, लेकिन अकेला सांड होता है वो खुद परेशान हो जाता है, उसकी वजह से वो 100 गायों को ही निपटा सकता है। ठीक है, पशुओं की नाड़ी गति होती है वो कॉक्सीजियल धमनी द्वारा ज्ञात की जाती है। गधा, घोड़ा व खच्चर की नाड़ी गति है वो मैक्सिलरी धमनी द्वारा ज्ञात की जाती है। भेड़ व बकरी की नाड़ी गति है वो फेमोरल धमनी द्वारा ज्ञात की जाती है। हमारा थोड़ा ध्यान रखना, गधा होता है ना, उनकी
नाड़ी गति होती है वो मैक्सिलरी धमनी द्वारा ज्ञात की जाती है। बाकी बेसिकली गायें और भैंसों की कॉक्सिजियल धमनी द्वारा ज्ञात की जाती है। भेड़ और बकरी की फेमोरल धमनी होती है, उनके द्वारा ज्ञात की जाती है। ये जो बेसिक चीज़ें थी, ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो बता दिए थे। आज का लेक्चर बस यही करेंगे। कल हम पढ़ेंगे पशुओं का जो आमाशय होता है उनको कितने भागों में बांटे गए, फिर पढ़ेंगे चारे संरक्षण के बारे में। तो हमारा सामान्य बेसिक जो एग्रीकल्चर का पहला टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए क्लास को अच्छे से किए, नोट्स बनाइए, फिर इसको वापस एक बार रीड आउट करें, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करना, शेयर भी कर दिया करो यार अपने दोस्तों को, ताकि हमें भी कुछ लगे कि हाँ दोस्त काफ़ी देख रहे हैं और हमारा भी पढ़ाने का थोड़ा इंटरेस्ट लगे। फिर यार कुछ आप देखते ही नहीं हैं तो फिर पढ़ाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट कांटेक्ट में रहो, हम आपके साथ में लाइव भी कांटेक्ट में हो जाएंगे। अगर आपको ICR जैसे एग्ज़ाम फाइट करने हैं तो ज़रूर कांटेक्ट में रहिए। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए साइंस करियर लाइन यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।